ID number. ID number. Written and directed by Zishan Zaidi. तेज बारिश की बूंदें गहरी रात में तेज रफ्तार से आती कार की हेडलाइट में चमक रही हैं। कार को एक बड़े बालों वाला बूढ़ा ड्राइव कर रहा है। ये बूढ़ा देश का जाना माना साइंटिस्ट प्रोफेसर घनश्याम है। चेहरे पर मोटे फ्रेम का चश्मा और चेहरे पर गंभीरता इस तरह छाई है जैसे वो बहुत ज्यादा तनाव में है। ब्रेक और एक्सेलरेटर की लगातार आवाज बता रही है कि वो बहुत तेज रफ्तारी के साथ ड्राइव कर रहा है। कार ब्रेक की तेज चरचराहट के साथ एक बंगले के पोर्च में आकर रुकती है। फिर उसका हॉर्न तेज आवाज के साथ बजता है। प्रोफेसर घनश्याम फुर्ती के साथ नीचे उतरता है, मेन दरवाजे के सामने पहुंचता है। अब उसके हाथ मेन दरवाजे पर बेल बजाने के लिए उठते हैं, लेकिन उससे पहले ही दरवाजा खुल जाता है। अनुराधा, क्या इमरजेंसी हो गई है? तुम्हारा फोन आते ही मैंने अपना बेहद इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रोका और कार उठाकर चल पड़ा। बताओ मेरी प्यारी बहन, किस मुश्किल में है? प्रोफेसर घनश्याम अनुराधा के सर पर हाथ फेरता है। उसी वक्त अनुराधा का पति रामदयाल वहां दाखिल होता है। मैं बताता हूँ घनश्याम, दरअसल तुम्हारी बहन अभी थोड़ी देर पहले दादी बनी है। हमारी बहू ने पास के हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया है। प्रोफेसर घनश्याम चौंक कर अनुराधा से 2 कदम पीछे हट जाता है। क्या जानती हो अनुराधा, मैं अपनी लैब में कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था और तुमने रात को 2 बजे इतनी तूफानी बारिश में दौड़ा दिया। अरे अक्ल से पैदल, ये खुशखबरी तो फोन पर ही दे देती मुझे। घनश्याम भैया, ये खुशखबरी नहीं, एक गंभीर मामला है। वो बच्चा हमारी परेशानी का कारण बन चुका है। प्रोफेसर घनश्याम अब गौर से अनुराधा का चेहरा देखता है। क्या बात है? क्या बच्चे के हाथ नहीं हैं या पैर गायब हैं? उससे भी ज्यादा गंभीर। बेहतर है कि तुम बच्चे को अपनी आंखों से देख लो। हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। हॉस्पिटल की गैलरी में चलते हुए अनुराधा और घनश्याम दोनों उस कमरे के सामने पहुंच जाते हैं जहां अनुराधा की बहू एडमिट है। अनुराधा कमरे का दरवाजा खुलती है और अंदर बैठा हुआ अनुराधा का लड़का खड़ा हो जाता है। अनुराधा की बहू बेड पर लेटी हुई है, उसकी आंखें बंद हैं। बच्चा किधर है? अनुराधा का बेटा झोले की तरफ इशारा करता है जो बेड की बगल में मौजूद है। घनश्याम फौरन बच्चे के पास पहुंचता है और फिर बुरी तरह चौंक जाता है। पूरी पृथ्वी पर शायद ही कहीं और ऐसी शक्ल व सूरत के बच्चे का जन्म हुआ हो। नवजात की नाक हरे रंग की किसी छोटे से पेड़ की तरह दिख रही है, जिसकी कई शाखाएं हों। खूबसूरती में गुलाब के फूल की मिसाल दी जाती है, लेकिन अगर किसी बच्चे के कान गुलाब जैसी सूरत में हो तो वो बदसूरत ही कहलाएगा। बच्चे का रंग सुर्ख है। ये सुर्खी इंसान के किसी बच्चे या बड़े में नहीं दिखती है। यकीन नहीं आता, नामुमकिन। इतना बदसूरत बच्चा दुनिया में नहीं होगा जैसा ऊपर वाले ने हमें सौंप दिया। कौन कहता है ये बदसूरत है? ये तो अनोखा है, यूनिक। मामा, आप क्या यहाँ हमारा मजाक उड़ाने के लिए आए हैं? नहीं भांजे, मुझे तुम्हारे दुख का पूरा एहसास है, लेकिन मेरी आदत हर चीज को साइंटिस्ट की नजर से देखने की है। मैं प्रकृति की हर अच्छी बुरी चीज को एक ही कोण से देखता हूँ कि उसमें खास क्या है। लोग कहते हैं कि ईश्वर की बनाई दुनिया परफेक्ट है, तो फिर उसमें इस तरह की गलतियां कैसे हो सकती हैं? वास्तव में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है और ना ही ये दुनिया कहीं से परफेक्ट है। ये भी मुमकिन है कि इस तरह की गलतियां भी परफेक्शन का एक हिस्सा हों। क्या मतलब? बहुत समय पहले किसी ने सोचा कि ईश्वर ने दुनिया कितनी त्रुटिपूर्ण बनाई है। भारी भरकम तरबूज जमीन पर कमजोर लताओं के साथ बांध दिए और छोटी छोटी खजूरें बहुत ऊंचे पेड़ों पर लटका दी। लेकिन अगले ही पल जब कुछ खजूरें टूटकर उसके सर पर पड़ी तो उसे ईश्वर की त्रुटि नजर आ गई। कई बार हम समझ नहीं पाते कि परफेक्शन का मतलब क्या है। लेकिन इस बच्चे के जन्म में क्या परफेक्टनेस हो सकती है? कई बार प्रकृति अपनी परफेक्टनेस में लूप होल पैदा कर देती है ताकि उसके द्वारा हम कुदरत के छुपे हुए राजों तक पहुंच सकें। अगर इंसान के जिस्म में बीमारियां न होती तो शायद आज हम मानव शरीर के बारे में कुछ भी न जान पाते। तो फिर इस बच्चे ने क्या राज छुपा हुआ है? मैं इस बच्चे का डीएनए सैंपल ले जाऊंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये ऐसा क्यों है। तेज आंधी तूफान में और मूसलाधार बारिश में प्रोफेसर घनश्याम एक बार फिर सड़क पर अपनी कार दौड़ा रहा है। बिजलियां भी कड़क रही हैं,
आज चाहे जितना आंधी तूफान आए, लेकिन मुझे जल्द से जल्द अपनी लैब पहुंच जाना है। मुझे उस यूनिक बच्चे के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और इसके लिए उसका डीएनए टेस्ट फौरन करना होगा। अचानक तेज चमक के साथ एक बिजली प्रोफेसर की कार पर ही गिरती है। अंदर तेज चमक की वजह से प्रोफेसर अपनी आंखों पर बेसख्ता हाथ रख लेता है। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं शायद बेहोश हो रहा हूँ। फिर उस भयंकर चमक ने प्रोफेसर के जहन को अंधकार के शून्य में डुबो दिया, यानी वो बेहोश हो चुका है। जब प्रोफेसर को दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि फिजा में उड़ रहा है, और जब उसकी आंखें पूरी तरह खुलती हैं तो उसे लगता है कि वो प्रकाश के एक घेरे में कैद शून्य में तेजी के साथ कहीं चला जा रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं मर चुका हूँ? वो अपने हाथ पैरों को हिलाना चाहता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि प्रकाश के उस घेरे ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा है और वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। ओके, आज देख लेते हैं कि मरने के बाद इंसान का क्या अंजाम होता है। फिजा में ऐसी आकृति दिखाई दे रही है जो प्रकाश से बनी है। वो आकृति हवा में लहरा रही है। वो निर्वात में बिना किसी स्रोत के स्वयं बन रही है। फिर उस जगह पर एक और उसी तरह की आकृति का प्रवेश होता है फिजा में। दूसरी आकृति पहली के सामने इस तरह लहराई मानो वो पहली का सम्मान कर रही हो, और साथ ही हवा में एक आवाज भी गूंजी जो शायद उसी आगंतुक आकृति की आवाज है। हब्बल यूनिवर्स के सम्राट के जय हो। क्या खबर है? हमने उस बच्चे का जेनेटिक कोड प्राप्त कर लिया है, और जो व्यक्ति उस कोड पर रिसर्च करने जा रहा था उसे भी हम ले आए हैं। जैसे ही उस आकृति की बात खत्म होती है, प्रकाश के घेरे में कैद प्रोफेसर घनश्याम का वहां पर तेजी के साथ प्रवेश होता है। लेकिन मैंने सिर्फ जेनेटिक कोड लाने को कहा था, इस व्यक्ति को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, इसे बाद में देखूंगा, हो सकता है जांच में इसकी जरूरत पड़े। पहले तो ये मालूम होना जरूरी है कि सिल्टर ग्रह का जेनेटिक कोड पृथ्वी पर बने शरीर में कैसे पहुंच गया। हब्बल यूनिवर्स में ऐसी गड़बड़ पहली बार हुई है। लेकिन गड़बड़ हुई क्यों? क्या हमारे सृजनकर्ताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है? सम्राट, हमारे सृजनकर्ताओं का कहना है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ तक कि जब इस बच्चे के बाप का स्पर्म माँ के अंडे को भेद रहा था, उस समय भी सृजनकर्ताओं ने चेक किया था कि स्पर्म व अंडे दोनों के जेनेटिक कोड पृथ्वी के अनुसार ही हैं। फिर उसके बाद बच्चे की पैदाइश तक पूरी निगरानी होती रही, लेकिन उसके जन्म से पहले तक किसी गड़बड़ का पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करो तुम। जी, हुक्म कीजिए सम्राट। हब्बल यूनिवर्स में हम जब कोई नया स्पर्म या नया अंडा बनाते हैं तो उसको एक नंबर देते हैं, यूनिक आईडी नंबर। यही यूआईडी नंबर डिटेक्ट करता है कि किसी स्पर्म या अंडे को यूनिवर्स के किस ग्रह पर भेजना है। मुझे पूरा यकीन है कि इसी यूआईडी नंबर में कुछ गड़बड़ हुई है या किसी ने गड़बड़ की है। लेकिन यूआईडी नंबर जिस वर्ल्ड लॉजिक कर्व सिस्टम में स्टोर होता है, उससे ज्यादा सुरक्षित कोई स्पेस टाइम नहीं है। नामुमकिन है कि यूआईडी नंबर में कुछ गड़बड़ हुई हो या किसी ने गड़बड़ कर दी हो। हर चीज की जांच करनी जरूरी है, चाहे वो चीज कितनी ही सुरक्षित क्यों न हो। तुम मेरे साथ अभी वर्ल्ड लॉजिक कर्व सिस्टम की तरफ चलो और हब्बल यूनिवर्स के इस प्राणी को भी ले चलो। जांच में इसकी जरूरत पड़ेगी। उस खास यूआईडी नंबर में स्टोर इंफॉर्मेशन को इसके जेनेटिक कोड के साथ मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि ये उस बच्चे के बाप का क्लोज रिलेटिव है। फिर वो दो आकृतियां अपनी जगह छोड़कर यूनिवर्स के अद्भुत खूबसूरत रास्तों से गुजरती हुई अनजान दिशा में चल पड़ती हैं, और साथ में प्रोफेसर का जिस्म भी फिजा में तैर रहा है। तैरते हुए प्रोफेसर का जिस्म ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके आसपास हर तरफ रंग बिरंगी तरह तरह की धारियां लहरा रही हैं। उन धारियों का ना तो कोई शुरुआती सिरा दिख रहा है, न ही कोई अंतिम छोर। जब फिजा में लहराती वे धारियां प्रोफेसर के और करीब आती हैं, तो प्रोफेसर देखता है कि वे धारियां अनगिनत नंबरों का पैटर्न है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए अंतहीन चेन बना रहे हैं।
और यही चेन दूर से देखने पर रंग बिरंगी धारियों जैसी दिख रही है। प्रोफेसर के साथ तैरती हुई दोनों प्रकाश से बनी आकृतियां एक धारी के पास पहुंचती हैं और उसके चारों तरफ इस तरह मंडराने लगती हैं जैसे उसका अध्ययन कर रही हों। उस धारी की चमक बाकियों से बढ़ गई है। फिर लहराती हुई पहली आकृति यानी हब्बल यूनिवर्स के सम्राट उस धारी पर कोई कार्रवाई करता है, जिसके नतीजे में वो धारी अपनी जगह छोड़कर प्रोफेसर के गिर्द मंडराने लगती है। मेरा शक सही निकला। गड़बड़ यूआईडी नंबर में ही हुई है। उस बच्चे का यूआईडी नंबर बदला हुआ है और इस व्यक्ति के शरीर व पृथ्वी के किसी प्राणी के शरीर की इंफॉर्मेशन से मैच नहीं कर रहा है। ओह, लेकिन ये अपराध किया जिसमें? वो जो भी है, इस यूआईडी नंबर में गड़बड़ करते समय अपना सबूत छोड़ गया है, क्योंकि उसे हमारे वर्ल्ड लॉजिक कर्व सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं थी। वो हमारे सृजनकर्ताओं में से एक है और अब हम उसे ऐसी सजा देंगे जो लोगों के लिए एक सबक होगी। जुर्म करने वाले उस सृजनकर्ता का शरीर इस तरह लहरा रहा है मानो डर के कारण पूरे जिस्म में कंपकपी तारी है। सम्राट, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। बेवकूफ सृजनकर्ता, तुम्हें वर्ल्ड लॉजिक कर्व सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता। वो न केवल हब्बल यूनिवर्स के समस्त प्राणियों का रिकॉर्ड रखता है, बल्कि अपने अंदर होने वाली तमाम गतिविधियों का भी रिकॉर्ड रखता है। लेकिन उस रिकॉर्ड को केवल हम ही देख सकते हैं। उस रिकॉर्ड से साफ जाहिर है कि तुमने उस बच्चे के यूआईडी नंबर में बदलाव किया था। सृजनकर्ता उसी तरह कांपता रहता है। इतना बड़ा जुर्म तुमने क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने गैम्बल यूनिवर्स के सम्राट के कहने पर किया था। उसने मुझे अपना वजीर बनाने का वादा किया था। अच्छा, मेरा वो दुश्मन। जब मैंने हब्बल यूनिवर्स को बिग बैंग के साथ जन्म दिया था, उस वक्त उसने गैम्बल यूनिवर्स को बिग क्रंच के साथ पैदा किया था। वो हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने की सोचता रहता है, लेकिन एक बच्चे के यूआईडी नंबर में बदलाव करके वो क्या नुकसान पहुंचाएगा? वो कह रहा था कि शुरुआत के छोटे बदलाव बाद में बहुत बड़ी घटनाओं को जन्म दे देते हैं। हो सकता है कि हबल यूनिवर्स पूरे का पूरा तबाह हो जाए और उसके बाद जो स्पेस टाइम फ्री होगा उसमें वो अपने गैम्बल यूनिवर्स का विस्तार कर लेगा। कुछ हद तक सही है ये बात। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे इस करतूत के नतीजे में हब्बल यूनिवर्स में एक ब्लैक होल पैदा हो गया है, जो अपने आसपास के मैटर को तेजी के साथ अपने अंदर खींच रहा है। लेकिन मेरे पास इस समस्या का एक हल है। वो क्या? हल ये है कि इस मुजरिम को उस ब्लैक होल में डाल दिया जाए। फिर वो ब्लैक होल हब्बल यूनिवर्स पर कोई असर नहीं डालेगा। ब्लैक होल से बाहर निकलना तो असंभव है। मुझे माफ कर दीजिए सम्राट, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सॉरी। हबल यूनिवर्स को बचाने के लिए तुम्हें ब्लैक होल में फेंकना जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुमने खुद अपने साथ जुल्म किया है। जाओ। वहां मौजूद प्रोफेसर देखता है कि एक तेज चीख के साथ उस सृजनकर्ता का लौ रूपी जिस्म तेजी के साथ एक दिशा को रवाना हो गया था और फिर बहुत बड़े काले गोले ने उसे अपने अंदर खींच लिया। अब इस पृथ्वीवासी का क्या किया गया? इसे वापस पृथ्वी पर इसकी जगह पर पहुंचा दो और उस बच्चे को नष्ट कर दो, वरना पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। लेकिन इसे यहाँ की बातें तो याद रहेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों को ये एक सपने से ज्यादा अहमियत नहीं देगा। प्रोफेसर की कार बीच सड़क पर मौजूद है और एक राहगीर खिड़की में सर डाले हुए उससे बात कर रहा है। दरअसल स्टीयरिंग पर सर टिकाए हुए बेखबर सोते हुए प्रोफेसर को वो झिंझोड़ कर जगाने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब, अगर आपको कार में ही सोना था तो किनारे लगाकर सोते। बीच सड़क पर क्यों खर्राटे मार रहे हैं? पूरा जाम लगा दिया है। ओह, आई एम सॉरी। न जाने कैसे मुझे नींद आ गई। शायद लॉन्ग ड्राइविंग का असर है। वो कार स्टार्ट करता है और उसे किनारे ले जाने लगता है। किनारे लगाने के लिए उसी वक्त उसके फोन की घंटी बजने लगती है। हाँ अनुराधा, बोलो। व्हाट? उस बच्चे की डेथ हो गई? वेरी सैड। हाँ, तुम ठीक कहती हो। वो इस दुनिया में जिंदा रहकर भी क्या कर लेता।
एक कार्टून बनकर रह जाता। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी जोरदार कहानियों के साथ आपका मनोरंजन हो।